नमस्कार, मैं जनमत तस्वीरों गौतम। अभी तक जो खबर थी कि नेपाल की 33 हेक्टेयर भूमि पर चीन ने कब्जा कर लिया है, वो बढ़ते बढ़ते अब 150 हेक्टेयर के आसपास पहुंच गई है। और इसको लेकर अब नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर दो फाड़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड उर्फ पुष्प कमल दहल ने सीधे तौर पर खड़ग प्रसाद ओली से इस्तीफा मांगा है और ये कहा है कि नेपाल की भूमि पर चीन कब्जा कर रहा है और ओली हर मोर्चे पर विफल रहे हैं, इसलिए खड़ग प्रसाद ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही प्रचंड ने यह भी कहा कि मेरी सबसे बड़ी भूल थी जो मैंने केपी ओली को समर्थन दिया प्रधानमंत्री बनने के लिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और अब मैं इस सरकार से अपना समर्थन वापस लूंगा और जरूरत पड़ी तो मैं पार्टी को भी तोड़ सकता हूं। आपको याद होगा कि प्रचंड 2 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उसके बाद केपी ओली और प्रचंड के बीच में समझौता हुआ, जिसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी की दोबारा से सरकार बनी। लेकिन अब इस मुद्दे पर केपी ओली की कुर्सी जाती हुई दिख रही है और ये लगभग उसी तरीके से है जैसा कि मलेशिया के महातिर मोहम्मद का हुआ था, जो यासीन के हाथों उनकी कुर्सी चली गई थी जब उन्होंने भारत का विरोध किया था। यहाँ भी केपी ओली भारत के साथ नक्शेबाजी खेलते रहे, लेकिन दूसरी तरफ चीन उनके साथ मीठी मीठी बातें करके चीन ने नेपाल की पीठ में छुरा भोंका और वहां विकास के नाम पर, बेल्ट रोड के नाम पर जिस तरीके से चीन ने नेपाल को झांसा दिया, उसको पहले कर्जा दिया और उसके बाद धीरे धीरे करके उसके 3 गांवों पर कब्जा कर लिया। इसको लेकर कम्युनिस्ट पार्टी ही नहीं बल्कि नेपाली कांग्रेस पार्टी भी इसको लेकर एक संसद में प्रस्ताव लेकर आने वाली है और राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से भी उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले में जांच की जाए और नेपाल की सरकार को जवाब देने के लिए बोला जाए। नेपाली कांग्रेस के सांसद देवेंद्र राज कन्देल, सत्यनारायण शर्मा खनाल और संजय कुमार गौतम ने इस मुद्दे को लेकर संसद के निचले सदन में प्रस्ताव पेश किया है और इसके अनुसार नेपाल की जो भूमि है उसमें उन्होंने डिटेल दिया है कि दोलखा, हुमला, सिंधुपल चौक, शंखु बसामा, गोरखा और रसुआ जिलों में 64 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि 35 खंभों को हटाया गया है और उसको लेकर जिस तरीके से गोरखा के रुई गांव में 72 गांवों पर और दारचूला के 18 घरों पर बीजिंग यानी चीन ने कब्जा कर लिया है। तो ये जो पूरा का पूरा मामला निकल के आ रहा है उससे पता चलता है कि किस तरीके से चीन के दबाव में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए केपी ओली ने भारतीय भूमि को अपने नक्शे में दिखाने का ड्रामा किया और उसके बाद जब भारत की तरफ से विरोध किया गया, उसका स्पष्ट चेतावनी दे दी गई, उसके बाद भी इन्होंने अपनी संसद में उसको पास करा लिया और राष्ट्रपति से भी उस पर हस्ताक्षर करा लिए। लेकिन अब पूरी तरह से मामला साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि केपी ओली चीन के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं और उसकी वजह से नेपाल की जो जमीनें हैं, नेपाल के जो गांव हैं, उनको एक तरीके से हथियाने का खेल चीन ने खेल दिया है। लेकिन विपक्षी पार्टी और अपनी ही पार्टी में घिरते हुए ओली ने एक नई चाल चली है। ओली ने आज अपने विदेश मंत्रालय से ये कहलवाया है कि चीन हमारी जमीनें नहीं चुरा रहा है, जिन खंभों की बात की जा रही है वो खंभे कभी लगे ही नहीं थे, जिन गांवों को लेने की बात की जा रही है ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जबकि अभी पिछले ही हफ्ते नेपाल की सरकार ने यह माना था कि जो नेपाल के भूलेख हैं या जो वहाँ के रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स हैं उसके अनुसार जो 3 गांव थे वो पहले नेपाल की सीमा में थे, लेकिन अब वो चीन की सीमाओं में दिखते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि किस तरीके से चीन ने तिब्बत की कई नदियों को नेपाल की तरफ मोड़ दिया है, जिससे जो कटान हो रहा है उसके बाद उस भूमि को चीन अपनी सीमा में दिखाने लगा है। दरअसल चीन की ये जो नीति है जमीनें हड़पने की, ये आज की नहीं है। चीन में जब माओ से तुंग का शासन हुआ करता था उस समय भी चीन का यही रवैया था और माओ से तुंग ने और उसके साथियों ने एक बार ये कहा था कि हमारे लिए तिब्बत जो है ये हथेली की तरह से और इसकी जो 5 उंगलियां हैं उनमें से लद्दाख है, नेपाल है, भूटान है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है और हम इस पूरे के पूरे हाथ को चीन में एक दिन मिलाकर रहेंगे। हालांकि माओ से का ये सपना उस समय टूट गया जब भारत ने कड़े शब्दों में कह दिया कि लद्दाख की तरफ बुरी नज़र अब वो नहीं डाल सकता है। जवाहर के समय पर जरूर उसने लद्दाख का आधा हिस्सा ले लिया था, लेकिन अब उसे लद्दाख की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा। बाद में सिक्किम
हो या फिर भूटान हो और या अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं और भूटान को भारत एक सुरक्षित राष्ट्र के तौर पर अपने छोटे भाई की तरह से प्रोटेक्ट किए हुए है। और यही स्थिति पहले नेपाल की थी, लेकिन नेपाल ने जिस तरीके से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दबाव में कम्युनिस्टों की सरकार बनी और उस सरकार ने भारत से ही झगड़ा मोल ले लिया, आज इसका खामियाजा नेपाल को भुगतना पड़ रहा है। नेपाल की जनता भी यही मांग उठा रही है कि भारत के साथ संबंध बिगाड़ने का नतीजा है कि आज चीन पूरी तरीके से नेपाल पर कब्जा करने की फिराक में लगा हुआ है। और इसी कड़ी में नेपाल को एक सख्त चेतावनी दी है डॉक्टर लोब्सांग सांगे ने, जो कि तिब्बतीय केंद्रीय जो एडमिनिस्ट्रेशन की इकाई है उसके अध्यक्ष हैं। और उन्होंने कहा है कि नेपाल को समझने की जरूरत है, नेपाल को सुधरने की जरूरत है। अगर नेपाल नहीं सुधरता है और चीन की जाल में फंसता है तो निश्चित तौर पर नेपाल का हश्र भी वही होगा जो तिब्बत का हुआ है। तिब्बत में भी चीन ने यही सब किया था, पहले सड़कें बनाई थी और उन सड़कों से पहले ट्रक और बसें आई थी, उसके बाद उन्हीं सड़कों के द्वारा टैंक आए, तोप आई और धीरे धीरे करके चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। अब चीन वही चाल नेपाल में चल रहा है। चीन को सबसे पहले भारत और नेपाल के संबंधों में खटास लाने की जरूरत थी, जिसमें वो लगभग कामयाब होता हुआ दिख रहा है। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है और उसने जिस तरीके से भारत के साथ नक्शेबाजी का ड्रामा किया, उससे भारत और नेपाल के संबंधों में खटास आई, जिसका फायदा अब चीन पूरी तरह से उठाने की सोच रहा है। एक तरफ भारत के साथ चीन का सीमा विवाद है, दूसरी तरफ वो जानता है कि नेपाल के पास ना तो बहुत बड़ी सेना है और ना ही संसाधन, इसीलिए वो पूरी दुनिया का ध्यान भटकाकर भारत के साथ भी खींचातानी करेगा और धीरे धीरे करके नेपाल की जमीनों को भी अपने अंदर मिलाता रहेगा, जिसको लेकर जो तिब्बतीय नेता हैं डॉक्टर लोब्सांग सांगे ने आगाह करने की कोशिश की है नेपाल को और ये कहा है कि अगर आप इस तरीके से चीन के झांसे में आते रहोगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जिस तरीके से तिब्बत को चीन अपने हिस्से में दिखाता है, उसको चीन का नाम देता है, उसी तरीके से दुनिया के नक्शे से नेपाल का नाम भी मिट जाएगा और वो चीन का एक हिस्सा होकर रह जाएगा। डॉक्टर सांगे ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले से अगर नेपाल बचना चाहता है तो उसको एकजुट होकर चीन का विरोध करने की जरूरत है और अगर ये विरोध जल्दी और समय से नहीं किया गया और एक बार चीन का कब्जा हो गया, चीन अगर उसे अपना एक प्रोटेक्टरेट घोषित कर देता है या संरक्षित राष्ट्र घोषित कर देता है तो वैसी स्थिति में फिर चीन के आगे नेपाल की कुछ नहीं चलेगी। जैसा कि तिब्बत में हुआ था, 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था, 1959 में तिब्बतियों ने विद्रोह करने की कोशिश की थी लेकिन चीन ने उसे बड़ी आसानी से कुचल दिया था और उसके बाद पूरा का पूरा तिब्बत चीन का हिस्सा होकर रह गया। आज दुनिया उसको एक देश के रूप में नहीं मानती है। वही चीन की कोशिश है कि जो नेपाल में वो करने की कोशिश कर रहा है। चीन की पुरानी विस्तारवादी नीति रही है, जब से चीन कम्युनिस्ट राष्ट्र के रूप में पैदा हुआ है तभी से इसकी नीति रही है कि पड़ोस के देशों की जमीनों को अपने अंदर कब्जे में लिया जाए और वहां भी कम्युनिस्ट पार्टी का तानाशाही वाला शासन थोपा जाए। इसको लेकर तमाम देश इसके आज जिस तरीके से कोरोना के बावजूद तमाम देश इसके खिलाफ एकजुट होने लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया हो या फिर ताइवान से लेकर वियतनाम जैसे देश हो, जापान जैसे देश हो, मंगोलिया जैसे देश हो, ये सब के सब चीन के इस आतंककारी और विस्तारवादी रवैये से परेशान हैं। नेपाल को यह समझना चाहिए था कि अगर वो भारत के साथ अपनी दोस्ती को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो निश्चित तौर पर उसकी जो 1415 किलोमीटर की जो सीमा है चीन के साथ वो खतरे में पड़ जाएगी और चीन आसानी से नेपाल के इलाकों पर कब्जे कर लेगा, जिसका कि आज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर से भी मांग उठ रही है। प्रचंड ने जिस तरीके से कहा है कि केपी शर्मा ओली विफल रहे इस पूरे मामले में और केपी शर्मा ओली ने जो एक तरीके से जो सफाई देने की कोशिश की है उसका मतलब ये है कि अब केपी शर्मा ओली के हाथ से सारी की सारी बाजी निकल चुकी है। चीन पूरी तरीके से उनके ऊपर कठपुतली की तरह से नियंत्रण किए हुए है, जिसकी वजह से अब केपी शर्मा ओली और उनका विदेश मंत्रालय अपने ही देश के खिलाफ, अपने ही रिकॉर्ड्स के खिलाफ, अपने ही दस्तावेजों के खिलाफ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि चीन हमारी जमीनें नहीं चुरा रहा है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए भी इसका पूरा का पूरा सामयिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है। भारत को भी समझना पड़ेगा
कि अगर इसी तरीके से चीनी नेपाल के अंदर अपना प्रभाव बढ़ाते रहे तो भारत को अपनी सीमाएं नेपाल के साथ दोबारा से सुरक्षित करनी पड़ेंगी, क्योंकि चीन भारत में घुसपैठ कर सकता है नेपाल के रास्ते, या फिर नेपाली लोगों को भारत के खिलाफ भड़काकर भारत की सीमाओं में घुसा सकता है। जैसा कि पहले भी होता रहा है कि आईएसआई के जो लोग थे, आतंकवादी हुआ करते थे, वो भी नेपाल के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश करते थे। और अभी पिछले दिनों एक खबर भी आई थी कि जो भारतीय सीमा पर जिस तरीके से नेपाली तंबू लगे हुए थे, उनके अंदर चीनी लोगों को देखा गया, चीन का साजो सामान देखा गया। तो इस तरीके से चीन एक तीर से दो निशाने करना चाहता है। एक तो वो नेपाल को कर्जा देकर नेपाल को अपने बस में करना चाहता है, और नेपाल के माध्यम से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी चीन कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में भारत पूरी तरीके से तैयार है, और जिस तरीके से लद्दाख का जो इलाका है गलवान घाटी का, उसमें पहले चीन ने दबाव बनाने की कोशिश की, जिसका जवाब भारत ने दिया। और इस स्थिति में अब जब अगर नेपाल सुधरता है, नेपाल में सत्ता परिवर्तन होता है, तब भी भारत को नेपाल के साथ जो खटास आई है उसको एक तरीके से संभालने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि भारत जानता है कि अगर नेपाल को नहीं संभाला गया तो निश्चित तौर पर चीन एक बहुत बड़ा संकट पैदा कर देगा भारत के लिए भी। तो आज जो परिस्थितियां बन गई हैं, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी हो या नेपाल की कांग्रेस पार्टी हो, ये दोनों ही पार्टियां जो केपी ओली की सरकार है उससे आगे जा चुकी हैं, उससे परेशान हो चुकी है, और इसीलिए केपी शर्मा ओली यानी खड़ग प्रसाद ओली की जो सरकार है वो संकट में आती हुई दिख रही है, और इसको संकट से अब कोई नहीं बचा सकता है। दूसरी तरफ नेपाल की जो जमीन है, नेपाल के जो गांव हैं, जो सरहदी इलाके हैं तिब्बत के साथ में, उन पर चीन की जिस तरीके से तिरछी नज़र पड़ी हुई है, उसके बाद नेपाली लोगों में एक भय का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, और इसके लिए वो भारत से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद भारत इसमें कुछ हस्तक्षेप करे और नेपाल को चीन के चंगुल में जाने से बचाए। जैसा कि डॉक्टर सांगे ने कहा है कि इस पूरे के पूरे मामले को नेपाल को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसको लेकर पूरी दुनिया आज स्पष्ट हो चुकी है कि चीन किसी भी हालत में लोकतंत्र का पक्षधर नहीं है। चीन सिर्फ और सिर्फ अपना सीमाएं बढ़ाना चाहता है, कम्युनिस्ट पार्टी का तानाशाही थोपना चाहता है अन्य देशों के ऊपर। और जैसा कि हमने आपको पिछले दिनों बताया था कि दुनिया के 150 देशों को चीन ने करीब करीब $5 ट्रिलियन का कर्जा बांट रखा है, और इसके पीछे उसकी नीति यही है कि उन देशों की ज़मीनों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए, उन देशों के जो संसाधन हैं उनका दोहन किया जाए। तो निश्चित तौर पर ऐसी जो परिस्थिति अब बनती हुई दिख रही है नेपाल में, उससे नेपाल को बचने की ज़रूरत है। और केपी ओली की सरकार तो अब ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं रहेगी, क्योंकि उनकी खुद की पार्टी में प्रचंड जब वो विद्रोह के लिए उतर पड़े हैं। साथ ही साथ नेपाली कांग्रेस ने प्रस्ताव लेकर आकर दिखा दिया है कि वो अब केपी ओली के किसी भी इस तरीके के हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगी। जय हिंद, जय भारत।